नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज खास मुद्दों के साथ हम जुड़ते हैं और हमारे साथ होता है खास पैनल जिनसे समझने की कोशिश करते हैं उस मुद्दे की गहराई और उसका असर आने वाले समय में क्या होगा। देखते हैं क्या कुछ खास है आज के एजेंडे में। दिल्ली में सरकार गठन के लिए उपराज्यपाल बुधवार को दे सकते हैं बीजेपी को न्योता। केजरीवाल ने पूछा, चुनाव से क्यों भाग रही है बीजेपी? बड़ा सवाल, दिल्ली में बनेगी सरकार या होंगे चुनाव? और देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के अगले सीएम। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सरकार बनाने का पेश किया दावा, लेकिन शिवसेना के साथ मंत्रालयों को लेकर किचकिच जारी। चलिए, तो हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं। पहला आज का जो एजेंडा है वो है दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली में चुनाव होंगे या फिर बीजेपी बनाएगी सरकार। आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एलजी को एक तरीके से फटकार लगाई है और ये कहा है कि आखिर में हर बार इतना लंबा समय इस बात को डिसाइड करने में क्यों लगा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और उसको न्योता दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को पूछा गया कि आप बार बार आकर के एक बयान स्टेटमेंट देकर के चले जाते हैं, इस मामले को और लंबा नहीं हम खींचना चाहते हैं, आप अपनी रणनीति हर बार क्यों बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तमाम मुद्दे पर लेकर के हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। भूपेंद्र धर्माड़ी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं। शिवाजी सरकार हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इरफान रसूल भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। अवधेश जी, आपके साथ शुरू करना चाहेंगे इस चर्चा को। कैसे देख रहे हैं आप दिल्ली की स्थिति, जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतना लंबा वक्त गुजर गया और एक डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर इस तरीके से राष्ट्रपति शासन लगा करके स्थिति को, स्टेटस को जो बनाया हुआ है, ये ठीक स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि ये स्थिति स्पष्ट करें और आज जिस तरीके से बीजेपी ने अपना पक्ष रखा, केंद्र सरकार का, माफ़ कीजिएगा, केंद्र सरकार ने इस तरीके से पक्ष रखा और कहा कि नहीं, आज राष्ट्रपति ने जो है इस बारे में मंजूरी दे दी है, तो जो टिप्पणी थी काफ़ी तल्ख थी कि हर बार स्टेटमेंट आप रख देते हैं और उसके बाद से अगली तारीख पड़ जाती है। ये भी तरीका ठीक नहीं है और वो इस केस को जो है काफ़ी मेरिट पे सुनना चाह रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस समय दिल्ली की स्थिति को? देखिए, उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी अपनी जगह ठीक हो सकती है, क्योंकि उनको संविधान के उच्चतम न्यायालय को कहा गया है कि हमारे संविधान का अभिभावक है, इसलिए संवैधानिक स्थिति की व्याख्या उच्चतम न्यायालय ही कर सकती है। लेकिन उच्चतम न्यायालय किसी राज्य के राजनीतिक स्थिति का, राजनीतिक बदलाव का, राजनीतिक निर्णय का फैसला नहीं कर सकती है। ये उच्चतम न्यायालय को समझना पड़ेगा। इस समय दिल्ली की हालत है, ठीक है कि सरकार चाहती तो चुनाव करा सकती थी, सरकार चाहती तो सरकार गठन करने की भी पहल कर सकती थी, लेकिन जब तक कोई चीजें परिपक्व नहीं हो, तो हालांकि एक बार चुनाव हो चुका है, एक सरकार जो है अनावश्यक रूप से बिना किसी कारण के केवल स्वयं को स्वयंभू हीरो बनाने के लिए और देश का नेता बनने के इरादे से सरकार को छोड़कर चली गई। उसके बाद से स्थिति जो है वो जस का तस है, किसी को बहुमत है नहीं। तो ये जितना सुप्रीम कोर्ट कर रही है उतना ये निर्णय करना आसान नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान रखने की है। सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक है कि राष्ट्रपति शासन एक अवधि तक ही रहना चाहिए। हम लोग भी मानते हैं कि राष्ट्रपति शासन एक अवधि तक ही रहना चाहिए, लेकिन दिल्ली का राष्ट्रपति शासन मतलब ये 356 नहीं है, आपातकाल नहीं है ये। तो इसीलिए यहाँ के स्थिति में अब आज वेंकैया नायडू ने बल्कि ये कहा है कि मैं किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त और जोड़ तोड़ से सरकार नहीं बनाएगी। अगर इस पर वो कायम रहते हैं तो दो ही स्थिति है, या तो सरकार नहीं बनेगी या फिर अगर सरकार बनती है तो कोई पार्टी जो है विश्वास प्रस्ताव के समय बाहर चली जाएगी। दो स्थिति हो सकती है। आज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति से हमने पहले से राष्ट्रपति के पास उपराज्यपाल ने भेजा था, अब राष्ट्रपति ने उसकी अनुमति दे दी है, उसके बाद राज्यपाल जो है उसकी पहल करेंगे। लेकिन आपकी बात, आपका जो प्रश्न है, देखिए अगर ये स्थिति पैदा हो जाए किसी राज्य में तो क्या किया जा सकता है? संविधान तो चाहती है कि चुनाव हो गया और उसमें बहुमत दल का नेता होगा, उसकी सरकार उसके नेतृत्व में बन जाए। बहुमत किसी को है नहीं,
पहले भी जो सरकार थी वो बिना बहुमत के, तो तीन ही रास्ते हैं, या तो मिलजुल कर सरकार बने, या फिर चुनाव हो, या जब तक ये दोनों नहीं होता है तब तक राष्ट्रपति शासन रहे। तो ये तीनों फैसले जरा कठिन होते हैं, ये इतने आसान फैसले नहीं होते हैं। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल कह रहा है ये कल ही चुनाव करा दो, परसों ही करा दो, हीरो बन रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट उनसे एक बार नहीं पूछती है कि आपको शर्म नहीं आ रही है कि आप याचिका लेके आ जाते हो और स्वयं आप त्याग पत्र देके चले गए हो। अगर सुप्रीम कोर्ट उपराज्यपाल को डांट लगाती है तो सुप्रीम कोर्ट को उस मुख्यमंत्री को भी तो पूछना चाहिए ना कि तुम्हारे जैसा गैर जिम्मेवार आदमी जिसको सपोर्ट दिया गया, कोई तुमसे समर्थन वापस नहीं लिया, तुमने दिल्ली को ऐसी स्थिति में डाल दिया है जिससे कि दिल्ली में ना सरकार बन रही है ना चुनाव हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार की टिप्पणी क्यों नहीं कर रही है? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के आज की टिप्पणी पर कि आज एक पक्ष पर आप टिप्पणी करते हैं। नहीं, पर ये तो किसी व्यक्ति का विशेषाधिकार है कि वो अगर इस्तीफा देना चाह रहा है और वो कह रहा है कि ये तो उसका संवैधानिक अधिकार है। जनता ने चुन के भेजा है तो जनता ने एक जिम्मेवारी दी है, तो जो आदमी भाग गया है वो अब कौन होता है तय करने वाला कि भाई दिल्ली की राजनीतिक स्थिति क्या है? आपसे तो किसी ने समर्थन वापस नहीं लिया था, केवल कहा था कि आप जो बिल ला रहे हो उसको संवैधानिक तरीके से लाओ, इतना ही कहा गया था। आप उसके लिए तैयार नहीं थे क्योंकि मालूम था कि संवैधानिक तरीके से आ नहीं सकता है बिल। तो आप जो है भाग गए, एकदम हीरो बन गए कि पूरे देश में हमको समर्थन मिल जाएगा, दिल्ली को जो है बीच में छोड़ दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट को यह भी तो देखना है कि भाई ये अपने अधिकार के साथ साथ ये आदमी अपने कर्तव्य का पालन किया कि नहीं किया। चलिए जरा इस पर अभी विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। जरा टिप्पणी शिवाजी से लेते हैं। शिवाजी, अभी की जो दिल्ली की स्थिति है, ऐसी स्थिति को आप किस तरीके से जज कर रहे हैं? बहुत लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझ करके इस पूरे प्रोसेस को डिले करती जा रही है कि ताकि थोड़ा और समय मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से माहौल बन रहा है कहीं ऐसा ना हो कि उसे हार का सामना करना पड़े। अलग अलग तरह की टिप्पणियां आ रही हैं। अभी की सिचुएशन में जो बेस्ट सिचुएशन हो सकती है दिल्ली के लिए वो क्या लगती है आपको? क्या बीजेपी को सरकार बनाना चाहिए या फिर अब इस बात का ऐलान करना चाहिए कि अब चुनाव जो है दिल्ली के ऊपर रखे जाएं? देखिए, दिल्ली की स्थिति मेरे ख्याल में काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी के लिए सिर्फ दिल्ली नहीं है, बीजेपी इस वक्त पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है जी। उसमें उसे हर कदम को फूंक फूंक के रखना पड़ रहा है जी। बीजेपी के लिए इस वक्त सरकार बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बीजेपी अगर सरकार बना लेती है, मेरा मानना है कि उस सरकार को गिराने की हिम्मत आज किसी में नहीं है। और जो 3 बाई इलेक्शंस के नतीजे आएंगे उसके बाद जो भी स्थिति होगी, उन सारी चीज़ों को देखते हुए बीजेपी के लिए मुझे लगता है जहाँ तक अगर सरकार बनाने की बात है वो बहुत आसान तो नहीं है पर बहुत मुश्किल भी नहीं है जी। पर समस्या ये है कि उस सरकार बनने के बाद बीजेपी के साथ जो समस्या आ रही है वो नैतिकता की समस्या आ रही है कि सरकार बनने के बाद लोग उसे किस प्रकार से लेंगे। क्या लोग जिस प्रकार से बीजेपी की सारे देश में छवि बनी है उस छवि में दिल्ली की छवि समा पाएगी या दिल्ली की छवि से सारे देश की छवि पर कोई असर पड़ेगा? तो ये सारे जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए बीजेपी को अपना निर्णय करना पड़ेगा और उसी लिए मेरे ख्याल में बीजेपी जो है अभी निर्णय करने से अभी कतरा रही है। और वर्तमान स्थिति जो है, मुझे लगता है कि जिस प्रकार की स्थिति चल रही है, 3 चुनाव जो बाई इलेक्शंस हैं वो होने हैं, इन सारी हालातों को देखते हुए मुझे लगता है कि अभी कुछ समय तक दिल्ली में राष्ट्रपति शासन और रहेगा। अभी आपको लग रहा है? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। दिल्ली की सियासत को और समझने की कोशिश करेंगे। अभी एक खास मेहमान और जुड़ रहे हैं और बाकी की जो 2 मेहमान हैं उनसे अभी तक हमने टिप्पणी ली नहीं है, उनसे टिप्पणी लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है और हम बात कर रहे हैं दिल्ली की जो हालत बनी हुई है और ख़ासतौर से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आज 2 डेवलपमेंट हुई। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और कहा इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है दिल्ली के बारे में कोई फैसला लेने में,
और दूसरी बात ये हुई कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एलजी की तरफ से सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे बीजेपी को प्रस्ताव भेजने के लिए मंजूरी मांगी थी, वो मंजूरी मिल गई है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। तमाम पैनलिस्ट को आपको एक बार फिर से इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इरफानुल्लाह साहब हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, नेता आम आदमी पार्टी के। इसके अलावा अवधेश कुमार जी लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। भूपेंद्र धर्माणी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शिवाजी सरकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इरफान रसूल जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। लेकिन इस बीच जरा सुनते हैं तमाम राजनीतिक टिप्पणियां जो इस समय आई हैं। क्या कुछ कहना है अरविंद केजरीवाल का, प्रशांत भूषण क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से हमला बोल रहे हैं बीजेपी पर, और साथ ही साथ बीजेपी के सतीश उपाध्याय दिल्ली में सरकार बनाने की स्थिति को लेकर के वो क्या कुछ कह रहे हैं। इन तीनों लोगों के बयान आपको सुनाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जितनी फटकार सुप्रीम कोर्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट को, एलजी साहब को, भारतीय जनता पार्टी को पड़ी है, मुझे लगता है अब अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है इन लोगों के अंदर तो ये तुरंत विधानसभा दिल्ली की भंग करेंगे और दिल्ली के अंदर चुनाव कराएंगे। ये साफ जाहिर है कि दिल्ली में आज अगर चुनाव होते हैं तो बीजेपी बुरी तरह से हारेगी और आम आदमी पार्टी की अप्रत्याशित जीत होगी। उसका एक छोटा सा डेटा मैं देना चाहूँगा। आज सबसे ज़्यादा लोग दिल्ली में महंगाई से दुखी हैं, बिजली और पानी के बिलों से दुखी हैं। और जो हमने बिजली के रेट आधे किए थे, पानी 20,000 लीटर मुफ्त किया था, उससे 83% लोगों को दिल्ली में फ़ायदा हुआ था। जिन जिन लोगों आज एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 5 जजों की खंडपीठ के सामने ये दिल्ली के असेंबली के डिसोल्यूशन का मामला लगा था, जहां आम आदमी पार्टी की याचिका कि जिसमें ये दलील दी गई थी कि असेंबली को डिसॉल्व करके दिल्ली में फिर से चुनाव कराए जाएं, जिससे कि एक चुनी हुई सरकार दिल्ली में आ सके बजाय इस प्रेसिडेंट्स रूल को चलाने के, उसकी आज सुनवाई हुई। तो जैसे हर बार होता है, अब की बार भी केंद्र सरकार ने आज एक कोर्ट को राष्ट्रपति जी की एक चिट्ठी दिखाई जिसमें ये बोला गया था कि राष्ट्रपति ने सहमति दे दी है राज्यपाल महोदय को कि वो दिल्ली में एक फिर से सरकार बनाने की कोशिश करें, और इस आधार पर केंद्र सरकार और भाजपा की तरफ से फिर से इस केस को टलवाने की कोशिश करी गई। लेकिन कोर्ट ने उनसे बोला कि भाई ये तो आपकी बात बार बार यही बात करी जा रही है, आप पिछले 5 महीने से यही बात कर रहे हैं कि हम दिल्ली में एक फिर से सरकार बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कब। चलिए इस बीच जरा बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या है वो भी आपको सुनाते हैं। हमको एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो भी हमको कॉम्प्रिहेंसिव और सबके साथ सामूहिक निर्णय लेना है, वो निर्णय लेकर के उसकी जानकारी निश्चित रूप से समय आने पर हम जरूर देंगे। हमारा स्टैंड जो 3 महीने पहले था वही आज भी है, हमारे स्टैंड में कोई चेंज नहीं है, वही स्टैंड हमारा आज भी। हमारे पास स्थिति आएगी, हम उसका आकलन करेंगे, समय आने पर उसका जवाब आपको जरूर देंगे। चलिए समय आने पर जवाब दिया जाएगा, जब स्थिति आएगी उसका जवाब दिया जाएगा। इस बीच सुगबुगाहट ये भी है कि बुधवार को हो सकता है न्योता चला जाए। भूपेंद्र धर्माणी जी हमारे साथ मौजूद। धर्माणी साहब आपसे जानना चाहेंगे, अभी क्या आपको लग रहा है क्यों बीजेपी इस मामले को लगातार डिले करती हुई दिखाई दे रही है? जैसा कि अवधेश जी ने कहा कि सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है, शिवाजी कह रहे हैं कि हाँ इस मामले में केंद्र सरकार चाहती तो पहले निर्णय ले लेती, लेकिन स्थिति जो है वो अभी निर्णय कर नहीं पा रही है कि इमेज का कहीं ऐसा ना हो कि अभी अगर जोड़ तोड़ करके वो सरकार बनाती है तो इमेज पे असर जो है वो देश के बाकी राज्यों पे देखने को मिल सकता है चुनाव में। देखिए मुझे लगता है कि जो बात अवधेश जी ने कही है उसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा। और सरकार क्या यहाँ चल नहीं रही, दिल्ली में सरकार चल रही है संविधान के तहत। ये आप नहीं कह सकते कि यहाँ सरकार नहीं चल रही, राष्ट्रपति शासन चल रहा है। राष्ट्रपति शासन भी सरकार ही होती है। क्या राष्ट्रपति शासन 6 महीने से ज्यादा सिर्फ दिल्ली में लगा है, जम्मू कश्मीर में नहीं लगा और प्रदेशों में नहीं लगा? क्या ये सरकार नहीं होती? एक बात मैं ये पूछना चाहता हूं उस सम्माननीय जुडिशरी से कि हरियाणा के 5 MLAs के
डिस्क्वालिफिकेशन मामले में ये तत्परता कहां थी? पूरी असेंबली का टर्म खत्म हो गया, सरकार 5 साल चल गई उसी फ्रॉड के तहत जिसको उन्होंने चुनाव से सिर्फ 1 हफ्ता पहले डिस्क्वालीफाई किया 5 एमएलए को। अगर आप उन 5 एमएलए की डिस्क्वालिफिकेशन कर रहे हैं तो 5 साल जो भी हुड्डा सरकार ने निर्णय लिए हैं वो सारे के सारे असंवैधानिक हैं। कहां थी वो जुडिशरी? कहां है वो जुडिशरी जो उस मुद्दे के ऊपर मौन साधे हुए है? जब कुलदीप बिश्नोई जुडिशरी में आए थे तो उनको स्पीकर के पास भेज दिया गया था। तो आप ये जो दोगली एक प्रक्रिया चल रही है, मुझे लगता है कि इससे अब बाहर निकलने की आवश्यकता है। तो ये जो राजनीतिक, अब केजरीवाल ने को मौका मिला, उन्होंने सरकार चल नहीं पाई, वो भाग खड़े हुए, उन्होंने आज वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बिजली मैं 1 मिनट जो बात आप पूछ रहे हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूं, आप पहले पेशेंस रखें। मुझे लगता है कि मैं एक छोटा आप बिजली पानी के मुद्दे की बात करते हैं, बिजली पानी के मुद्दे पर आपने जो ड्रामा किया वो लोगों से छुपा हुआ है क्या? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इस मामले को लेकर, दिल्ली के मामले को लेकर इतनी तत्परता जुडिशरी क्यों दिखा रही है? आखिर सरकार यहां चल रही है, सरकार की प्रक्रिया के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, दोनों दल ऐसी स्थिति में है, एक सरकार बनाकर भाग खड़ा हुआ, दूसरा दल बनाने के लिए आगे भी नहीं बढ़ रहा है और पीछे भी नहीं हट रहा है, और एलजी जो है वो प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, देखिए, हम अब बातों को बीच में जैसे मर्जी उलझाते रहें। अगर हम ये मानते हैं कि एलजी का जो प्रयास है वो भ्रामक है, बीजेपी के ऊपर हम आरोप लगा रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि दोनों ही चीजें जो हैं कहीं ना कहीं हम एक पक्ष होकर बात कर रहे हैं। क्या मौका नहीं मिला? मौका मिला, आप भाग खड़े हुए। आज किस बात पर भाग खड़े हुए, ये आज भी आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। बीजेपी वाले कह रहे हैं जब हमारे पास बात आएगी हम, आपने खुद ही सुनाया है सतीश जी ने जो कहा, और एलजी ने जो बयान दिया है वो ठीक है कि राष्ट्रपति ने उनको जो लेटेस्ट परमिशन दी है उसके तहत वो उनको इनवाइट करेंगे। मुझे लगता है कि ये चीज आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है हाइप की जा रही है। एक इस पे क्रॉस क्वेश्चन है मेरा, लेकिन मुझे एक कमर्शियल ब्रेक के लिए मुझे बोला जा रहा है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं और उसके बाद अपने सवाल को पूछते हैं। घटनाचक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम दिल्ली की स्थिति में बातचीत कर रहे हैं, तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। धर्मानी साहब, आपने जो अभी टिप्पणी जो आप कर रहे थे कोर्ट के फैसले को लेकर के, जो उन्होंने टिप्पणी की उसको लेकर के जो आपकी टिप्पणी थी, उस पर जो आपने कहा कि ये हरियाणा और दिल्ली की जो आप बात कर रहे थे, जो तुलना आपने की, मेरा एक सवाल ये है कि जो निर्भया कांड हुआ और उससे पहले 2010 का जो एक बलात्कार का कांड था, 2010 वाले मामले में फैसला बाद में आया, निर्भया कांड में स्पेशल जो है तेजी के साथ काम हुआ, उसमें फैसला पहले आया, तो क्या इसको भी आप उसी तरीके से देखेंगे कि ये दोहरा रवैया? आपने बहुत अच्छी बात कही जी। आपने खुद ही एक बात जो मैंने कही उसी के ऊपर आपने जो टिप्पणी की मेरी बात को और प्रमाणित कर दिया कि ये जो चूज करने की प्रक्रिया चल रही है जी, सिलेक्टिव जो डिसीजन मेकिंग है, सिलेक्टिव जो स्पीड है, ये बंद करने की आवश्यकता है। आप वो तो एक प्रोसेस के तहत होता है कि जुडिशरी, देखिए मेरी बात सुनिए, किस तरीके से गवाह न्यायपालिका से यह अपेक्षा की जाती है कि वो न्यायपालिका सबके लिए समान और किसी को भी विशेष दर्जा नहीं देगी किसी भी मामले को। अब मुझे ये बताइए, ये तो कई बार बहुत सारे मामले फास्ट ट्रैक में चलते हैं, टाटा का मामला अलग चलेगा। आपके पड़ोसी राज्य में जी, हरियाणा के अंदर 5 साल सरकार चल जाती है और 5 एमएलए की डिस्क्वालिफिकेशन आप चुनाव से 1 सप्ताह पहले करते हैं। उन 5 एमएलए की डिस्क्वालिफिकेशन का अर्थ जानते हैं? वो सरकार मिनॉरिटी सरकार, और उन्होंने कितने अहम निर्णय लिए और कितने स्कैम हुए उस दौरान, ये भी आपसे छुपा नहीं है। आखिर ये जो प्रक्रिया है, इसका जवाब कब और कौन देगा?
चलिए खैर कोर्ट की टिप्पणी पर टिप्पणी करना ज़्यादा बेहतर होगा नहीं। चलिए इरफान साहब आपसे जानना चाहेंगे इस समय जो दिल्ली की स्थिति है उसको कैसे आप जज कर रहे हैं? क्या इस समय चुनाव ही एकमात्र आपको विकल्प दिखाई दे रहा है? जिस तरीके से प्रक्रिया काफी धीमी चल रही है, आम आदमी पार्टी से भी तो वो आखिरी में उनसे ही प्रतिक्रिया होगी। वो आखिरी करेंगे। क्या बात है? देखिए, जहाँ तक दिल्ली का सवाल है वहाँ पर सिर्फ विकल्प एक ही है कि चुनाव होने चाहिए ताकि चुनी हुई सरकार मिले। अभी धर्मानी साहब कह रहे थे कि प्रेसिडेंट रूल भी सरकार है। अगर लोकतंत्र में उसे सरकार कहा जाएगा, डेमोक्रेसी में उसे सरकार कहा जाएगा, तो जो प्रेसिडेंट रूल्स का जो हशर हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, जहां जहां प्रेसिडेंट रूल है, डिक्टेटरशिप है, जहां इसको बहुत कैटेगरिकली बोला गया कि आप डेमोक्रेसी में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा जा सकता ज्यादा दिन तक। और जितने स्ट्रक्चर पास इसी इशू को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं, गवर्नमेंट को फौरन एक्शन लेना चाहिए था। और वो पार्टी, वो गवर्नमेंट जो ये कहती है पार्टी विद डिफरेंस, गवर्नमेंट विद डिफरेंस, उसका डिफरेंस कहां नजर आएगा? अगर किसी ने बैड प्रेसिडेंट किया है पैदा। खान साहब आप ये जो टिप्पणियां कर रहे हैं, आप एक चीज कैसे चलेगी आम आदमी पार्टी? और दूसरा मेरा सवाल आपसे है, लोकसभा चुनाव के बाद सुन लीजिए लोकसभा चुनाव के बाद आपकी पार्टी के लोग जाकर के बोल रहे थे कि नहीं, कोई विधायक चुनाव नहीं चाहता है, फिर से सरकार बनने की कोशिश होनी चाहिए। कांग्रेस से आप लोग बात कर रहे थे, आज आप कह रहे हैं तुरंत जब आपको लगा कि बात बनती नहीं, उपराज्यपाल को पत्र दे आए थे कि आप अगर विधानसभा भंग करने की सोच रहे हैं तो थोड़ी प्रतीक्षा करें। उसके बाद अब आपका दाल नहीं गली कांग्रेस के साथ, तो आप जाकर के आप कह रहे हैं कि तुरंत मतलब जो है चुनाव होना चाहिए। जो भी उस वक्त किया वो उस वक्त प्रदेश के हित में था, वहां की जनता के हित में था। जो भी हम फैसले ले रहे थे वो जनता के हित में थे। मैं उसके बाद लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। जिम्मेवार है इस वक्त दिल्ली की हालत के लिए कांग्रेस और बीजेपी जिम्मेदार है, जिनका कैसे जिम्मेवार है? आपको समर्थन दिया गया, आप सरकार में थे, किसी ने समर्थन वापस नहीं लिया, आप भाग गए वहां से। वो लंगड़ी लूली सरकार उतने ही दिन चल सकती थी। ना लंगी लूट तो आप लंगी लूड़ी तो फिर आप जाइए, आप तय करिए। नहीं, इसीलिए भाजपा केजरीवाल साहब ने पहले नजीब जंग पर आरोप लगाते थे कि ये कांग्रेस का एजेंट है, आज वो कहते हैं कि ये भाजपा के दबाव में काम कर रही है। उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन की सीडी ले आई कि भाजपा हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। वो राष्ट्रपति के पास गए, राष्ट्रपति को उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हस्तक्षेप करें और सरकार न बने। बाहर आके बयान दिया कि हम चाहते हैं किसी ढंग से भगवा पार्टी को आमंत्रण न मिले। इसके बावजूद राष्ट्रपति ने अब नजीब जंग को कहा है कि सरकार ऑर्डर कर दिया है। अब देखिए, राष्ट्रपति भी अरविंद केजरीवाल की बात से सहमत नहीं है। एक दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने वही सीडी फालियस नरीमान और प्रशांत भूषण दोनों ने देने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट अभी नहीं करूंगा, क्योंकि राष्ट्रपति क्या सिफारिश करते हैं 10 अक्टूबर को देखना होगा। और आप ये जान लीजिए कि 3 सितंबर को ही उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास भेजा था, राष्ट्रपति ने अब उसका उत्तर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट या आम आदमी पार्टी राष्ट्रपति का क्या करेगी ये डिसाइड नहीं कर सकती है। राष्ट्रपति स्वयं कुछ नहीं करते हैं, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो मिनिस्ट्रीज हैं वही उनको जो बताती हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन्हें डायरेक्टिव देती है वही बताते हैं, बेचारे वही करते हैं। राष्ट्रपति का अपना कोई मैं समझता हूं राष्ट्रपति दोबारा लिख सकता है, तिवारा लिख सकता है, हमको जवाब दीजिए। लेकिन यहाँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से इन्वॉल्व है। जो खान साहब ने बात कही है ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो जो एडवाइस करता है वो राष्ट्रपति करते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो क्या चुनी हुई सरकार नहीं है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन उन्हें ये देखना चाहिए वो भी अभी हार में हुई है। मुझे लगता है कंट्राडिक्शन जो है नहीं, वो कंट्राडिक्शन बिल्कुल नहीं है। ये मेरा मानना है। आप भाजपा को देख लीजिए, बार बार भाजपा ये कह रही है कि जो संवैधानिक पोजीशन है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की, हम तो वही करेंगे, जो राष्ट्रपति करेंगे हम वही करेंगे। आप खुल के कहें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है, खुल के कहें भाजपा ये चाहती है, तो सारा इशू क्लियर हो जाएगा। आप 28 विधायकों के साथ सरकार बना सकते हैं, आपको बहुमत मिल सकता है। जिसके पास 29 विधायक है उसके बारे में आप टिप्पणी करें कि भैया इनको बहुमत कहां से आएगा, बनानी चाहिए, बड़ी विचित्र हालत है। हम यही सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने पहले क्यों नहीं बनाई 29 विधायकों पे जो आज बनाना चाहते हैं। हम पहले नहीं बनाएंगे, हम बाद में बनाएंगे। याद तय करने वाले कौन होते हैं? कोई भी पार्टी, आम आदमी पार्टी की जिसका एक नेता अपने अहंग में और असीम महत्वाकांक्षा में इस ढंग से गैर जिम्मेवार कदम उठाकर चला जाता है, हमने जिस वक्त 28 विधायकों पे सरकार बनाई को जो है हत्या बता देता है और अब वो तय करता है कि लोकतांत्रिक तरीके से काम हो। निहायत या लोकतांत्रिक और निरंकुशता के तरीके से वो काम करता है। 8 विधायकों का सपोर्टिंग लेटर मौजूद था,
लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास आज कोई सपोर्टिंग लेटर किसी का मौजूद नहीं है। 29 पर कैसे सरकार बनेगी वो बताएं बीजेपी। नहीं उससे आप नहीं बता रही। वो तो बीजेपी का काम है ना, कोर्ट को बताना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, खुल के आना चाहिए। विनोद कुमार के पीछे से अगर कुछ करेंगे तो इस देश में चलने वाला नहीं। आपकी छटपटाहट क्यों है? हमारी छटपटाहट इसलिए है कि देश में प्रदेश तरस रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं अगर जो है ना, अगर सदस्यता जाने का भय नहीं हो तो आपके जो है 3/4 विधायक उस सरकार को हमारा कोई विधायक जाने वाला नहीं है। ये भ्रम पैदा किया जा रहा है। इरफान रसूल साहब, अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, एक तरफ ये आम आदमी पार्टी कह रही है कि मतलब यहाँ पर अब चुनाव होने चाहिए, लोकसभा चुनाव के बाद कह रही थी कि नहीं विधानसभा भंग ना किया जाए, अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके का स्टैंड रहता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी क्या स्थिति में है कि सरकार बना पाए, या बीजेपी को चुनाव के लिए जाना चाहिए, बीजेपी को इस बात के लिए कहना चाहिए कि नहीं अब हम चुनाव चाह रहे हैं। क्या कुछ आपको लग रहा है ये स्थिति दिल्ली की? नहीं, हम सलाह क्यों दे रहे हैं बीजेपी को? अभी दावतनामा भी नहीं मिला है, दावत दी भी नहीं गई है, और जो लेटर ये दे के आए थे कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, वो लेटर एलजी के पास मौजूद है। अब कैसे जाएंगे कि हम सरकार बनाएंगे? अब वो कहां से पूरा कर लेंगे? आप कहां से आप मेजॉरिटी प्रूव कर देंगे? क्योंकि आम आदमी के लिए तो कांग्रेस तैयार थी बिना शर्त, बीजेपी के लिए कौन तैयार है? सवाल ये है। तो अगर अब इनवाइट किया जाता है बीजेपी को, फिर वही सवाल खड़े होंगे। सिर्फ चुनाव हल है मुझे लगता है, और कोई हल फिलहाल नजर नहीं आता है। नहीं, ये आम आदमी पार्टी कैसे तय करेगी? हम आम आदमी नहीं है, मैं आम आदमी नहीं हूं। सवाल यह है, ये कहां हल है? ये फैक्चुअल पोजीशन क्या है? बीजेपी ने कहा नहीं है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। पहली बात तो बीजेपी हैज नेवर अनाउंस्ड दैट द पार्टी इज गोइंग टू फॉर्म ए गवर्नमेंट। ये तो सारा केजरीवाल का आदमी, केजरीवाल जब से राजनीति में उतरा है तब से अशांति, तब से असंतुलन, तब से झूठ, तब से जो है पाखंड, ये पूरे दिल्ली और देश में भी करता रहा। एक बात जो सवाल का जवाब ये है कि ये पूछा जाएगा, एलजी पूछेगा कि आप बकिया एमएलए कहां से लाएंगे ना। एलजी पहले क्या तो ये गए थे, उसको तो एजेंट बजा चुके हैं। तो अवधेश जी एक बात जो शिवाजी ने अभी बोली थी, मैं उसी को लेकर, अगर मान लीजिए सरकार बीजेपी बनाने की कोशिश, अगर बुधवार को ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ऑफर जाए, वो बीजेपी के ऊपर है कि वो इसको स्वीकार करता है अस्वीकार करता है, लेकिन अगर स्वीकार करता है तो आपको लगता नहीं है कि जो मैसेज देश भर में जो जाएगा वो ये कि यही बीजेपी, जब 32 विधायक उसके पास थे तो उसने कहा कि हमारे पास नंबर नहीं है, अब 29 विधायकों के साथ वो अब सरकार बनाने की कोशिश में जा रही है। आपको लगता है यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से बीजेपी दिल्ली पर कोई निर्णय नहीं ले पा रही है कि तमाम राज्यों में चुनाव है, ऐसा ना हो कि इमेज पे डंट लग जाए? नहीं, बीजेपी की हिचकिचाहट ये हो सकती है, इन्होंने उसका विश्लेषण भी किया। देखो, दोनों समय की परिस्थिति में अंतर है। उस समय कांग्रेस एक हारी हुई थी, कांग्रेस के सामने यह था कि बीजेपी को सरकार नहीं बनने देना है, जैसे 1996 में उन्होंने एक प्रयोग किया था। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, यूनाइटेड फ्रंट की एक सरकार बनाई, तो उस समय का सिचुएशन दूसरा था। आज का सिचुएशन यह है, उस समय लोकसभा चुनाव भी था। नहीं, उस समय का सिचुएशन यही था कि बीजेपी सरकार बनाती तो दोनों पार्टियां उसके खिलाफ जाकर के सरकार गिरा देती। आज का सिचुएशन यह है कि बीजेपी अगर सरकार बनाती है तो बहुत सारे विधायक जो है, भले वो बाद में उनका फैसला कोर्ट में हो, वो सरकार गिराने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सबको अपने आगे के चुनाव में पराजय का पता नहीं क्या होगा वो भय है। परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां जब बदलती हैं तो उनके अनुसार राजनीतिक पार्टी निर्णय करती है। भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? भारतीय जनता पार्टी का काम है। एक पत्रकार के नाते मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि इस समय दिल्ली की राजनीति किस दिशा में जाए, उस पर कुछ बोले, किसी पार्टी पर कुछ बोले। ये नैतिक अधिकार ये व्यक्ति खो चुके हैं। मेरा केवल इस पर आपत्ति है। ये फैसला आप कर देंगे कि वो अधिकार खो चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल आप दे देंगे यहाँ। बिल्कुल कैसे नैतिक अधिकार है? सारे चैनल सर्वे दिखा रहे हैं, सब सर्वे दिखा रहे हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, आवाम चाहते हैं, जनता चाहती है, आवाम चुनी हुई सरकार चाहती है। नहीं तो इलेक्शन होना चाहिए, अगर जनता चाहती है तो इलेक्शन होगा। लेकिन ये आम आदमी पार्टी को छटपटाहट क्यों है? केवल अपना जनता की आवाज है, इस वक्त जनता की आवाज है, केजरीवाल का भय है। और जो आप कह रहे हो देश में असर, ऐसा इस देश में पहले भी अल्पमत सरकारें चली हैं।
आप अगर खरीद फरोख्त करेंगे तभी देश में असर पड़ेगा। अगर कुछ विधायक आपको स्वयं अपनी मर्जी से सपोर्ट करने आते हैं तो देश के लोगों के पास इतना विवेक है कि वो ये नहीं मानेंगे कि आपने खरीद, हाँ, लेकिन अगर वाकई कुछ खरीद फरोख्त होता है, कुछ लालच दिया जाता है, तो ये एक अनैतिक कदम होगा, ये गलत होगा, इसका देश में मैसेज गलत जाएगा। अभी की जो स्थिति है, क्या आपको लग रहा है कि 25 नवंबर को जो 3 सीटों पर चुनाव होने हैं, बीजेपी इस बात का भी शायद इंतजार कर रही हो कि एक बार मोमेंटम को देखा जाए कि आखिर में हवा किस तरह की चल रही है। दिल्ली के अंदर स्थितियां और बाकी देश में स्थितियां कई बार अलग होती हैं। जिस समय बीजेपी को पूरे देश में पूर्ण बहुमत मिला, दिल्ली जहां पर कि लंबे समय से कांग्रेस का शासन था, वहां पर आम आदमी पार्टी उभर करके आ जाती है। वहां पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो बनती है लेकिन बहुमत तक नहीं पहुंच पाती है। तो क्या आपको लगता है कि इसका भी इंतजार हो रहा है और उस दौरान तक हो सकता है कि झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनाव भी निपट जाएंगे और हाल फिलहाल में कोई चुनाव रहेगा नहीं, तो उस समय बीजेपी कोई इस बारे में फैसला लेगी? देखिए, उस वक्त तक जब तक दिल्ली के बाई इलेक्शंस के होंगे तब तक और जगहों पे झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनाव शुरू होंगे। एक तो ये बात है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या बीजेपी उसका इंतज़ार कर रहेगी? देखिए, ये जैसे इनके पास दावत जाती है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास से, मेरे ख्याल में बीजेपी को जो निर्णय करना है उस हिसाब से वो निर्णय करेगी और लोगों को पता चल जाएगा कि वो क्या निर्णय कर रही है। पर सवाल ये है, मैं एक चीज़ ज़रूर मानता हूँ अवधेश जी ने जो कहा कि इस वक्त अगर सरकार बीजेपी बना लेती है तो सरकार जो है वो स्थिर रहेगी और एज ए माइनॉरिटी सरकार भी रहे तो भी वो चलती रहेगी, क्योंकि जो राजनीतिक परिदृश्य है, देखिए बहुत सारी चीजें जो है कोर्ट नहीं डिसाइड कर सकती है। राजनीतिक परिदृश्य कैसा होगा, एमएलएस क्या डिसीजन लेंगे, कोर्ट इस पे कोई निर्णय नहीं दे सकती। तो एमएलएस जो डिसीजन लेंगे, हाउस के अंदर जो डिसीजन लेंगे वो अलग होता है, कोर्ट के वो अलग होते हैं। और ये भी हो सकता है कि जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है इसके अधिकतर विधायक जो है जो पार्टी की जो उनकी इच्छा है उसके विपरीत जाकर वो वोटिंग करें। तो मेरे ख्याल में आम आदमी पार्टी की जो छटपटाहट है वो यहाँ पर है कि कहीं हमारा वजूद ही ना खत्म हो जाए। और वो वजूद जो है, देखिए उनकी वजूद जो है एक बहुत ही आर्टिफिशियल बेस पर है और वो वजूद जो है किसी ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टी के रूप में नहीं है। इसलिए आम आदमी पार्टी की छटपटाहट, उनके नेता की छटपटाहट समझ में आती है। बीजेपी क्या करेंगी, मेरे ख्याल में कल परसों तक वो साफ हो जाएगा। करना क्या चाहिए मेरे ख्याल में? देखिए, बीजेपी का सरकार बना लेती है तो बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है। चलिए धर्मानी साहब, अब आपसे जानना चाहेंगे बीजेपी को इस समय करना क्या चाहिए? क्या बीजेपी इंतजार कर रही है चुनाव हो जाए, जो तमाम राज्यों में चुनाव चल रहे थे, महाराष्ट्र, हरियाणा, अब झारखंड, जम्मू कश्मीर है, इस बात को वेट एंड वॉच की सिचुएशन में थी, और अभी क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे ये लगता है कि बीजेपी को क्या करना चाहिए ये तो बीजेपी का नेतृत्व तय करेगा। एक पत्रकार के तौर पर आपको क्या लगता है? मैं वही कह रहा हूँ, ये तो उनका नेतृत्व तय करेगा। लेकिन अगर आप जिस प्रकार अभी अवधेश जी से पूछ रहे थे, उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में अंतर क्या है राजनीतिक रूप से, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। केंद्र में भी मिनॉरिटी सरकारें चलती रही हैं, प्रदेशों की तो बात ही आप छोड़ दें, प्रदेशों में तो कई जगह चली हैं। अगर उस समय जब केजरीवाल मुख्यमंत्री का शपथ लिया थे, उस समय खुलकर कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया था, फिर भी वो भाग गए। आज स्थिति यह है कि केजरीवाल के अपने एमएलए उनसे टूटकर अलग हो चुके हैं। एक एमएलए तो प्रमाणिक रूप से कहा जा सकता है। स्थिति यह है कि जो आज नंबर गेम है विधानसभा के अंदर, उससे मेजॉरिटी से बीजेपी 1 या 2 एमएलए शॉर्ट पड़ती है। 2 जी। अगर आप इस पूरे गणित को देखें तो जो बात किसी भी विधानसभा को चलाने के लिए आती है, जिस प्रकार एमएलए इस समय चुनाव नहीं चाहते हैं, वो एब्सेंट रहकर भी बीजेपी की सरकार चलवा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जैसे अभी सरकार साहब ने कहा कि मुझे लगता है कि कोई, क्योंकि आप पार्टी जो है एक ऐसी पार्टी है जिसका कोई वजूद सांगठनिक रूप से नहीं लगता है। कुछ नेता हैं या यूं कहें कि इस पूरे सिस्टम के प्रति एक अपनी उपेक्षा जनरेट करने के लिए जिस प्रकार का वातावरण निर्मित करने वाले कुछ लोग हैं, जिनका प्रयास है कि कहीं ना कहीं हम यहां पर एक राजनीतिक व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर सकें। बीजेपी एक जिम्मेवार
पार्टी होने के नाते फजूल खर्च जो करदाताओं द्वारा दिया गया पैसा है, एक नया चुनाव कुछ ही माह में मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता के ऊपर थोपने से बचना चाहिए। दिल्ली इतना विशाल नहीं है कि यहां पर आप क्या गारंटी लेते हैं कि यहां पर दोबारा चुनाव के बाद मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनेगी। बिल्कुल। इरफान साहब, आप जी इरफान रसूल साहब से एक रिएक्शन चाहेंगे। रसूल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में जो स्थिति बनी हुई है, एक अगर कल इनविटेशन आता है तो बीजेपी को क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए, क्या स्थिति होगी? आपका अपना नाम से। मैंने पहले ही भी कहा आपसे कि सलाह, ये तो बात की बात है, बीजेपी तय करेगी, या धर्मानी साहब कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये आम आदमी आंखों में खार, निगाहों में खार और कांटे की तरह गड़ क्यों रही है, मेरी ये समझ में नहीं आया। क्या बीजेपी को समझदारी है आपकी? क्या बीजेपी को तश्तरी में सजा के दे दिया जाए कि भैया सरकार बना लीजिए? जो लेटर ये दे आए थे कि सरकार हम नहीं बनाएंगे, उस लेटर को कहां जलाएंगे जो अब तक एलजी के पास मौजूद है? और किस तरह ये कहेंगे कि हम तब नहीं बना पाए? ये तो पुराना टेप है, आप बजा चुके हैं इसको। मैं बजा नहीं चुका हूं, मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूं, सुन लीजिए। अरे बोलने तो देंगे आप, मैं आगे बढ़ा रहा हूं, उसको सुनिए तो। इको है, प्रतिध्वनि है ये। मैं वहीं से शुरू करके आगे बढ़ाऊंगा। इरफान साहब को सुन लीजिए। तो पहले कम थे, अब आपके पास ज्यादा होगा। चूंकि मोदी लहर है, तो क्या मोदी लहर का हवा खड़ा करके ये बता के कि चूंकि सेंटर में गवर्नमेंट है और कई स्टेट में बन चुकी है, इसलिए अब विधायकों की कमी नहीं आएगी हमारे लिए। ये मैसेज क्यों हम दे रहे हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है, अभी भी जमीर फरोश इतने लोग नहीं है। हो सकता है लोग इनकार कर दे, लोग अड़े हुए चट्टान के सामने। क्या खड़ा होना गुनाह है मोदी के सामने? तो इतना आसान है इतने मोदी का ही तो बता रहे हैं आप कि तब स्थिति को चौड़ दिया, स्थिति को चौड़े सरकार आप लोगों के दिमाग में हाथ घूम फिर के मोदी ही आ जाता है। चट्टान के सामने हक की आवाज बुलंद अगर कोई कर रहा है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, तो गुनाह नहीं है, गुनाह नहीं है। बस चलिए फिलहाल जो है एक छोटे से ब्रेक के लिए और रुक रहे हैं, लेकिन इस चर्चा में अभी तक मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कहां मिली जुली प्रतिक्रिया है? बहुत लोगों का नहीं मिली जुली। देखो ऐसा एक सेकंड एक्सेप्ट करना चाहिए बीजेपी को एक्सेप्ट करना चाहिए। प्रश्न किया कि बीजेपी के पास जो है, देखिए 2 विकल्प हैं जी। बीजेपी के पास राज्यपाल का निमंत्रण आता है, वो सरकार बनाने जाए, उसके बाद अगर बहुमत साबित करना होता है उसमें अपना काम करे। अगर बहुमत में सरकार गिर जाती है तो दिल्ली की जनता को बीजेपी कह सकती है कि भाई हम तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया चला, इन्होंने चलने नहीं दिया, चुनाव में जाए, और बीजेपी नकार दे। ये दो उसके पास है, वो इरफान रसूल और वो ये दो इरफान नहीं। चले छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। यहाँ पैनलिस्ट का मानना यह है कि बीजेपी को सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए, अगर वो बहुमत साबित नहीं कर पाती है फिर चुनाव के लिए जाना चाहिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे महाराष्ट्र की। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है और अब हमारा दूसरा आज का जो एजेंडा है वो ये है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल हो गया है और तमाम, हालांकि रेस में वो पहले से भी आगे चल रहे थे, उनके नाम पे मोहर लग गई। एकनाथ खड़से ने जरूर एक विवादित, एक तरीके का विवाद खड़ा हुआ था जब उनकी दावेदारी को लेकर के उन्होंने बयान दिया था कि मैं भी मुख्यमंत्री पद की रेस में हूँ आज। उसके बाद राजीव प्रताप रूडी उन्हें मनाने गए और बाद में उन्होंने ही उनके नाम का प्रस्ताव दिया। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन सवाल अभी भी है कि 31 तारीख को शपथ ग्रहण में क्या शिवसेना का कोई मंत्री होगा या नहीं? क्या अभी भी कई पेंच फंसे हैं क्या महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के? हमारे साथ इरफानुल्लाह खान साहब हैं, नेता आम आदमी पार्टी के, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार, भूपेंद्र बाड़ी जी वरिष्ठ पत्रकार, शिवाजी सरकार हैं वरिष्ठ पत्रकार, इरफान रसूल साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद है। समय, क्योंकि हमने पहली जो बहस थी उसको काफ़ी लंबा खींच लिया, इसके लिए समय थोड़ा कम होगा। अवधेश जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। अभी भी शिवसेना के साथ क्या आपको लग रहा है कि स्थिति उतनी स्मूथ लग रही है? हालांकि सामने में बड़ी तारीफ आज छपी है नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, तमाम तरीके से समर्थन बिना शर्त की बात हुई है, तो क्या आपको लगता है मंत्रालय को ये इस तरह की सोर्सेस के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि एक भी शिवसेना का मंत्री शपथ नहीं लेगा 31 तारीख को, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कितना सकारात्मक आप इसे मान रहे हैं? और
भविष्य में कैसे देख रहे हैं इसे आप सरकार के लिए? देखो, ये सकारात्मक नकारात्मक का प्रश्न नहीं है। भारतीय जनता, नरेंद्र मोदी ने बाजाप्ता चुनाव में 3 बातें कही थी कि एक तो वंशवादी नेतृत्व को सपोर्ट मत करिए, दूसरा उन्होंने कहा था कि गठबंधन की सरकार कभी मत चुनिए, और तीसरा भ्रष्टाचारियों को वापस मत लाइए। तो वो एक गठबंधन की सरकार न करने का आह्वान कर चुके हैं, लेकिन परिस्थिति इस समय गठबंधन की सरकार बनाने की है। तो गठबंधन की सरकार होते हुए भी सरकार गठबंधन के दबाव में न आए, इसकी राजनीतिक परिस्थिति बनाना बहुत जरूरी था। तो भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को भाव दे न करके उसको मजबूर किया कि आप मेरी शर्तों पर अगर समर्थन दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं दे सकते हैं तो जितने दिन हमारी सरकार चलेगी उतने ही दिन हम चलाएंगे। तो कोई शिवसेना का कोई आपको लग रहा है कि मंत्री कोई भी नहीं होगा? नहीं, इस समय मुझे नहीं लगता है कि अभी तत्काल उस दिन हो सकता है कि कोई पैचअप हो जाए, लेकिन इस समय यही स्थिति यही है कि मंत्री अगर होगा तो उनको उप मुख्यमंत्री नहीं, सिंचाई मंत्री नहीं, वित्त मंत्री नहीं, ये सारे बीजेपी ने स्पष्ट किया है कि ये सब बीजेपी के हाथों में रहेगी। इन शर्तों पर और सवाल है कि शिवसेना के पास कोई विकल्प ही नहीं है इस समय भाजपा को समर्थन देने के अलावा, क्योंकि शिवसेना अगर भाजपा को समर्थन नहीं देती है तो शिवसेना बिखर जाएगी आने वाले समय में। सरकार का को समर्थन देना, सरकार के साथ रहना शिवसेना के अपने राजनीतिक भविष्य के लिए इस समय अपरिहार्य है। शिवाजी, आप कैसे देख रहे हैं इस स्थिति को कि क्या बीजेपी इस कंफर्ट लेवल में है कि सरकार शिवसेना गिरा नहीं सकती है? क्योंकि एनसीपी की तरफ से लगातार संकेत ये है कि अगर माइनॉरिटी गवर्नमेंट भी चाहे बीजेपी तो बना ले, हम जो है अगर जब वोटिंग करनी होगी तो हम सदन में उपस्थित ही नहीं रहेंगे। क्या इससे बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, जिस तरीके से शिवसेना को एक तरीके से किनारे कर दिया गया? ये आपने जो कहा वो अपनी जगह सही है, पर बीजेपी जो के साथ एक चीज समझ लीजिए, बीजेपी के नेतृत्व में जो बातचीत होती है तो किसी पार्टी को, और खास करके जो उनके पुराने साथी रहे हों, उनको किनारे करके चलने की बात वो नहीं सोचते हैं। क्योंकि बीजेपी नेतृत्व की जो सोच है वो है कि पूरे देश में अगर हमारे लोगों को अपने साथ जोड़ना है तो हमारे साथ जो रहे हैं उनको भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ना है, और अन्य प्रदेशों में भी जो छोटे दल हैं या जो भी इस उन विचारधारा से सामंजस्य रखते हुए जो भी दल हैं उनको भी साथ रखकर आगे वो चलना चाहते हैं। सवाल ये है कि शिवसेना के साथ इस वक्त जो है शिवसेना की तरफ से भी मुझे जहां तक लगता है बीजेपी को समर्थन देने में कोई खास परेशानी नहीं है। उन्होंने साफ साफ पहले भी कह चुके कि बीजेपी का जो भी सीएम होगा हम उसको समर्थन देंगे। सवाल ये होता है कि जब भी कोई राजनीतिक परिदृश्य ऐसा बनता है और राजनीतिक जो है गठजोड़ बनती है तो जो गठजोड़ के दलें हैं उनकी अपनी अपने एस्पिरेशंस होते हैं, वो कुछ चीजें चाहते हैं, कुछ मंत्रालय चाहते हैं। तो बीजेपी जो है, देखिए ये तो सही है कि जो प्रमुख मंत्रालय है वो शिवसेना को वो नहीं देना चाहेगी, पर कहीं ना कहीं जब आप गठजोड़ बनाते हैं, और गठजोड़ किस लिए भी जरूरी है कि स्थिर सरकार रहे और जो सरकार चलती रहे, जो नरेंद्र मोदी जी ने, जैसा उदय जी ने कहा कि वो ऐसा चाहते हैं, तो उन हालातों में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स हो सकता है। और मेरे ख्याल में अंततोगत्वा शिवसेना जो है कुछ कमोबेश जो भी उनको मिलेगा उसको लेकर वो संतुष्ट होंगे और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार में जाना ही ज्यादा पसंद करेंगे। क्योंकि सरकार में न जाना जो है सिर्फ ये नहीं कि वो सरकार के बाहर रहेंगे, उनके जो कैडर है, उनके जो एस्पिरेशंस है उसको भी पूरा कर पाना उनके लिए संभव नहीं होगा। इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है जैसा भी है, चाहे 1-2 दिन में हो चाहे जो भी हो, शिवसेना सरकार में जरूर आएगी और बीजेपी को उसको लेने में मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज्यादा परेशानी होगी। शिवसेना सरकार में आएगी। धर्माणी जी, क्या आपको लग रहा है अभी की स्थिति को देखते हुए, सरकार में शामिल होकर के मंत्रालय में मिलकर के सरकार में काम करेगी या फिर सरकार बचाने की के लिए ही उसका इस्तेमाल? अब आपने जिस प्रदेश की बात कही है जी, वहां पे स्थिति दिल्ली से भी ज्यादा विचित्र है। अब आप ये देखिए कि यहाँ कैसे सरकार बनेगी। यहाँ भी चुनाव द्वारा होना चाहिए आप पार्टी के हिसाब से। तो मुझे ये लगता है कि आज आपने मुद्दा ऐसा ले लिया कि जिसमें आपके हिसाब से तो वहां भी दोबारा चुनाव होना चाहिए। वहां समर्थन मिल रहा है, वहां समर्थन मिल रहा है, यहाँ 2 बड़ी पार्टियां मना कर रही है। क्या बात कर मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दिया, महाराष्ट्र समर्थन करने वाले मौजूद हैं, एनसीपी समर्थन दे चुकी है। आप ये देखिए जैसे एनसीपी ने समर्थन दिया वैसे कांग्रेस ने समर्थन
समर्थन दिया था। हमने नहीं सिर्फ हुआ ये है कि शिवसेना की कीमत कम कर दी एनसीपी ने, और शरद पवार का कम्युनल चेहरा बेनकाब हो गया है, और शरद पवार जैसों ने कांग्रेस को बर्बाद किया है। यही जो दिमाग में जहर भरा है, जहर समस्या है। शिवसेना शामिल देखिए, मुझे ये लगता है कि जो आपने बात कही, मैं उसका जवाब देना चाह रहा था। जी जी बिल्कुल, कि बीजेपी ने बहुत अच्छे ढंग से एक बहुत अच्छा व्यक्ति जो है सीएम के लिए चुना है जी। वो युवा है और सबसे युवा देश का मेयर रहा है नागपुर जैसी स्थान पर जी, जो विदर्भ का एक राजधानी जिसे कहते हैं। मुझे लगता है कि ये सारी जो परिस्थितियां बन रही हैं, इन परिस्थितियों की अगर आप ध्यान देंगे तो बीजेपी ने कहीं नहीं कहा है कि हम ये सब अटकलें हैं कि हम मंत्रालय नहीं देंगे। उन्होंने कहा बिना शर्त समर्थन चाहिए जी। वो देंगे क्या, हो सकता है उनको दे भी दें, लेकिन आज इस तरह खबरें आ रही है 31 तारीख को वहां पे जो 10-11 मंत्री शपथ ले रहे हैं उसमें शायद शिवसेना का नाम नहीं, शायद नहीं जी। बीजेपी के जो ऑब्जर्वर गए हैं, जेपी नड्डा ने स्टेटमेंट दी है जी कि हमारे पास 22 मंत्री होंगे, उसमें से 5 मंत्री शिवसेना के होंगे। ये स्टेटमेंट है उनकी। मुझे ये लगता है कि ये गठबंधन स्वाभाविक रूप से होगा, लेकिन ये आपकी बात ठीक है कि क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य बदला हुआ है, महाराष्ट्र की स्थिति जिस प्रकार की है, वैसी स्थिति में कंडीशनल जो सपोर्ट थी उससे बीजेपी नेतृत्व भाग रहा है और उसको खत्म करना चाहता है, और ये मेरे को लगता है राजनीतिक रूप से ठीक भी। चलिए ठीक है, इरफान साहब सिर्फ 10 सेकंड में महाराष्ट्र की राजनीति पे आपकी टिप्पणी। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है, ये जो हाइप क्रिएट हुआ कि वहां पर कोई लहर थी, एक तो लहर नहीं थी वहां कोई भाजपा की। दूसरा यह है कि जिस तरह से इलेक्शन से पहले तो दिल्ली में शिवसेना के साथ जिस तरह से बिहेवियर रहा एक बड़ी पार्टी का, और 25 साल का गठबंधन टूटा, मुझे लगता है कि दरार पड़ चुकी है और कोई भी सरकार होगी वहां स्थिर सरकार नहीं हो पाएगी, स्थिर सरकार नहीं होगी। चलिए ये आपका अपना अलग तरीके का एनालिसिस है। आम आदमी पार्टी एक मानसिक रोग से ग्रस्त पार्टी है। सबको सिर्फ एनसीपी ने जो किया है इसलिए शिवसेना वहां उसकी कीमत खत्म हो गई, वरना बता देती बीजेपी को शिवसेना वहां क्या है। चलिए फिलहाल घटना समेटने का वक्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब, अवधेश कुमार जी, भूपेंद्र धर्माड़ी जी, शिवाजी सरकार, इरफान रसूल साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल महाराष्ट्र में अब कोई पेच फंसता हुआ अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए फिलहाल घटना चक्र को यहीं समेटते हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।